ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम हमारी नेक्स्ट डिफ्रैक्शन की यूनिट स्टार्ट करते हैं। ओके तो देखिए हमने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन कवर कर लिया, हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन कवर कर दिया, बचा हमारा क्या है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। ओके अब देखिए ना न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का आपने अब सिलेबस देखा होगा, काफी छोटा सा सिलेबस है। तो इस न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की यूनिट को हम 2-3 लेक्चर पे फिनिश कर डालेंगे। ओके तो अभी तो हमारा फिलहाल लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के अंदर, और जिसके अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किस पे लेना है, स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बाय सॉलिड। ओके अब देखिए ना आपने अपना अगर सिलेबस देखा है तो आपको वहां मालूम पड़ा होगा कि आपको जो सिलेबस में पहला टॉपिक दिया हुआ है वो है आपका स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बाय सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि जब भी आप किसी भी सॉलिड में न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कराते हैं तो आफ्टर न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन आपको क्या है स्कैटरिंग देखने को मिलती है। तो जनरली क्या है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में दो टाइप की स्कैटरिंग आपको मिलती है। पहली स्कैटरिंग को आप बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग, दूसरी स्कैटरिंग को आप बोलते हैं मैग्नेटिक स्कैटरिंग। तो आपने ये दो टाइप की डिफरेंट टाइप की स्कैटरिंग आपको कैसे ऑब्टेन होती है आपने ये चीज एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों टाइप की स्कैटरिंग पे हम थोड़ा सा अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेंगे, प्रॉपर डिस्कशन हम लोग सेकंड लेक्चर पे करेंगे। क्योंकि देखिए ना आपको एक चीज बताओ, आपके सिलेबस पे पहला टॉपिक तो स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बाय सॉलिड दिया हुआ है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन क्या है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। ओके तो उस केस में ये मटेरियल लिखना जरूरी है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं, कैसे स्कैटरिंग हो रही है ये सारी चीजें देखेंगे, देन हम लोग टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग पे सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे। ओके तो देखिए काफी आसान लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली चीजें क्लियर होंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। ओके तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, सबसे पहले पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन इज अ एप्लीकेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन स्कैटरिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ अ एटम एंड मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है जो ये आपको दो टाइप की स्कैटरिंग जो मैंने अभी आपको नीचे शो की, ये जो दो टाइप की आपको स्कैटरिंग मिलती है ये किसकी वजह से मिल रही है, ये मिलती है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर डिफ्रैक्शन। यानी कि जब आप किसी भी सॉलिड में न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कराते हैं तो आफ्टर डिफ्रैक्शन आपको जो स्कैटरिंग मिलती है वो दो टाइप की होती है, न्यूक्लियर एंड मैग्नेटिक स्कैटरिंग। ओके और उस स्कैटरिंग की हेल्प से आपको क्या देखने को मिलता है, उस स्कैटरिंग की हेल्प से आप अपने सॉलिड के अंदर जो एटम्स है उनका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एटम आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक एडिशनल चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं जो है मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो क्रिस्टल्स हैं उनका क्या मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या मैग्नेटिक स्ट्रक्चर मतलब क्या वो फेरोमैग्नेटिक है, क्या वो पैरामैग्नेटिक है, क्या वो एंटी फेरोमैग्नेटिक है, इसका भी प्रिडिक्शन आप लगा सकते हैं बाय न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या है, बाकी के दो टाइप की डिफ्रैक्शन एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से थोड़ा सा डिफर है, और क्यों है वो मैं आपको बाकी के पॉइंट तो नीचे बताऊंगी, बट एक पॉइंट आपको साफ साफ यहाँ पे भी दिख गया है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आप डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज क्यों करते हैं। तो हमको मालूम है डिफ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प से हमको जो क्रिस्टल दिया हुआ है हम उस क्रिस्टल को क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करते हैं। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि डिफ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प से हम किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करते हैं। और बताइए स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन का मतलब हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आपके क्रिस्टल में एटम्स कैसे प्रेजेंट है, उनका क्या ऑर्डर है, यही चीज तो हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो सारे डिफ्रैक्शन का काम, ये चीज तो कॉमन है कि सारे डिफ्रैक्शन क्या है, आपका जो क्रिस्टल है, आपका जो सॉलिड है, आपका जो सैंपल है उसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कराएंगे, यानी कि उस क्रिस्टल के अंदर कैसे एटम्स प्रेजेंट है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। उसके एडिशनल आपका जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है वो एक और इंफॉर्मेशन देता है, वो है आपका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो ये भी आपको बताएगा कि आपका जो ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में जो एटम्स हैं उनका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर क्या है, जिसकी वजह से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो सॉलिड है वो किस टाइप का है, वो फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, यानी कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। ओके तो ये इसका एक एडिशनल पॉइंट होता है, इसको यहाँ पर लिखना जरूरी है। इतना चीज आया तो ये आपने पहले स्टार्टिंग करना है। ओके उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशन की आपका न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन होता क्या है, बाय डेफिनेशन आप एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन को मैं आपको ऐसे बता दूं, देखो ना चाहे आप न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन लो, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन लो, चाहे एक्सरे डिफ्रैक्शन लो, तीनों तो डिफ्रैक्शन के फिनोमिना है। तो तीनों की डेफिनेशन में आप क्या बताते हैं कि डिफ्रैक्शन कैसे चल रहा है, तो तीनों ही डिफ्रैक्शन है तो तीनों की डेफिनेशन तो
बिल्कुल सेम होगी। तो देखिएगा डेफिनेशन कितना आसान है। ये बोल रहा है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना इन विच अ क्रिस्टल इज इरेडिएटेड। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आप अपने क्रिस्टल को, क्रिस्टल मतलब क्या हुआ, क्रिस्टल मतलब है आपका सैंपल मॉलिक्यूल, आप अपना सैंपल मॉलिक्यूल लेते हो और इस सैंपल मॉलिक्यूल को क्या करते हो, इरेडिएट करते हो। किसकी वजह से, रेडिएशन की हेल्प से। ओके, और रेडिएशन यहाँ पे क्या होगी, देखो जब भी आप न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन एज अ रेडिएशन बिहेव करेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बीम एज अ रेडिएशन की तरह एक्ट करेगी। और जब आप एक्सरे डिफ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर रेडिएशन क्या हो जाएगी, एक्सरे हो जाएगी। तो यही बोल रहा है कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपका जो क्रिस्टल है इसको आप इरेडिएट करते हैं। किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की हेल्प से आप इसे इरेडिएट करते हैं। अब इरेडिएशन के बाद क्या होगा आपको पता है, ये जो आपकी रेज है, ये जो आपके न्यूट्रॉन्स है, ये कहाँ पेनिट्रेट करेंगे, किसको पेनिट्रेट करेंगे, आपके क्रिस्टल में जो एटम्स है उनको पेनिट्रेट करेंगे। ओके, बट इस लाइन को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में जो पेनिट्रेट होता है वो आपका एटम ना हो कि क्या होता है, एटम की न्यूक्लियाई होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए ना, जब भी आप इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में भी सेम काम करते हैं, अपने सैंपल मॉलिक्यूल को इरेडिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, जो कि आपकी इलेक्ट्रॉन बीम होती है। तो जब भी आपकी इलेक्ट्रॉन बीम आपके एटम में पड़ती है, तो हमने लास्ट लेक्चर पे क्या पढ़ा था, जब हमने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन देखा था, मैंने आपको बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो आपके क्रिस्टल में जो एटम्स प्रेजेंट है उनको पेनिट्रेट करती है, और जैसे आपके एटम पेनिट्रेट होते हैं वो इस रे को क्या है, बाहर की ओर एक नए एंगल के साथ डेविएट कर देते हैं, डिफ्रैक्ट कर देते हैं। ओके, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की बात करूं तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में पेनिट्रेशन जिसमें होता है वो आपका एटम नहीं होता। कौन होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो पेनिट्रेट होती है। तो ये पॉइंट भी आपने माइंड पर रखना है, मैंने डेफिनेशन में ये चीज ऐड कर रखी है कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन इज फिनोमिना इन विच न्यूक्लियाई ऑफ एटम, न्यूक्लियाई ऑफ एटम जो कि आपके क्रिस्टल में प्रेजेंट है, आपके क्रिस्टल में एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियाई है, वो पेनिट्रेट होती है, उसके ऊपर आपके न्यूट्रॉन्स पड़ते हैं, और न्यूट्रॉन पड़ने की वजह से आपकी न्यूक्लियाई क्या है, इस न्यूट्रॉन की रे को बाहर की ओर एक नया एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड कर देती है। और ये जो आपकी स्कैटर्ड रे है इसी को बोला जाता है स्कैटरिंग। तो यहाँ से ही हमको क्या है, इस न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की फिनोमिना से ही हमको स्कैटरिंग देखने को मिलती है, जो कि दो टाइप की होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया, तो ये स्कैटरिंग समझ में आया, यहीं से आपकी स्कैटरिंग होती है। और पेनिट्रेटेड कौन होता है, पेनिट्रेशन होता है आपकी न्यूक्लियाई ऑफ एटम का। अब क्या हो रहा है, ये जो आपके स्कैटर्ड पैटर्न है उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी हेल्प से, स्कैटर्ड पैटर्न की हेल्प से आप किसी भी क्रिस्टल का, जो भी आपका सैंपल मॉलिक्यूल है, जो भी आपका क्रिस्टल है, उसकी आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एंड हेल्प टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आपके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके सैंपल का स्ट्रक्चर कैसा है, आप बाय न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन उसे स्टडी कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये डेफिनेशन पे लिखना और ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आपने यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, अब ये आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हियर अ सैंपल टू बी एग्जामिन इन अ प्लेस इन अ बीम ऑफ अ हॉट थर्मल एंड द कोल्ड न्यूट्रॉन टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं जो हमने आगे बोला था। क्या बोल रहा है, हमको न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के अंदर क्या करना होता है, हमारा जो सैंपल है, हमारा जो क्रिस्टल है, उसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, अपनी न्यूट्रॉन बीम के सामने प्लेस करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि न्यूट्रॉन बीम क्या करे, आपके सैंपल पर पड़े और उसमें आपको क्या डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिले, और उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को जब आप ऑब्टेन कर लेंगे तो उसकी हेल्प से आपको क्या मिले, आपका जो ये जो क्रिस्टल है, आपका जो सैंपल है, इसका स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन आपको क्या हो, प्रोवाइड हो। इसलिए हम लोग ये न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कराते हैं। ओके, और ये जो न्यूट्रॉन बीम है वो आपकी थर्मल भी हो सकती है, हॉट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है। तो वही चीज बोल रहा है। ओके, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द स्टडी ऑफ अ मटेरियल, द स्टडी ऑफ, ये क्या बोल रहा है, द स्टडी ऑफ मटेरियल बाय ए न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन हैज मैनी एडवांटेजेस अगेंस्ट द नॉर्मली यूज एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपने किसी भी मटेरियल की, किसी भी सैंपल की स्टडी करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, ज्यादा एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू नॉर्मली यूज जो हम लोग एक्सरे और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन यूज करते हैं उसके कंपेयर में। ओके, अब क्यों है, क्योंकि देखो बाकी के पॉइंट तो मैं आगे आपको डिस्कस कराऊंगी, बट पहला पॉइंट तो आप ऊपर ही देख चुके हैं। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि आपके जो सारे डिफ्रैक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और आपके एक्सरे डिफ्रैक्शन, तीनों ही डिफ्रैक्शन की हेल्प से आप अपनी क्रिस्टल का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करा सकते हैं। बट उसके साथ साथ न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का एक एडिशनल फीचर क्या है कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की हेल्प से आप किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं उनका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन तो आपको ऊपर ही दिख गई। ठीक है, पहला एडवांटेज तो आपको ऊपर ही दिख गया। अब इसके अलावा जो बाकी के एडवांटेज है उसको मैं बताती हूँ। तो पहला आपको क्या बोल रहा है, पहले सुनिएगा, पहले जस्ट पॉइंट है एडवांटेजेस
इमेजेस नीचे हैं, ये आपको बोल रहा है कि एक्सरे आर स्कैटर्ड बाय अ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन while the neutrons are scattered by the atomic nuclei of an atom। इसका मतलब क्या है, देखो ना मैंने आपको क्या बोला था, जैसे कि सपोज कीजिए, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो सपोज कीजिए ये हमारा सैंपल है, सैंपल हमारा क्या है, क्रिस्टल है। तो मैंने आपको क्रिस्टल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सपोज कीजिए ये हमारा क्रिस्टल है और आपको नोन है कि क्रिस्टल के अंदर तो क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो सपोज कीजिए ये हमारे नंबर ऑफ एटम है और इस एटम को मैंने बड़ा करके जूम करके यहाँ पे कुछ शो कर दिया। क्यों, क्योंकि हमको पता है इस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस एटम के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियाई और सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, अब होगा क्या, जब भी हम डिफ्रैक्शन फिनोमिना यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने क्रिस्टल को इरेडिएट करते हैं बाय रेडिएशन। ठीक है, अब अपने क्रिस्टल को इरेडिएट करते हैं का क्या मतलब, क्या पूरा क्रिस्टल इरेडिएट होता है, नहीं होता है। हमने बोला था हम क्रिस्टल में रेडिएशन डाल रहे हैं बाहर से, बट ये रेडिएशन किसके ऊपर पड़ेंगी, हमारे क्रिस्टल में जो एटम्स प्रेजेंट है इस पर पड़ेंगी। और एटम पे भी नहीं पड़ेंगी, हमको बोलना चाहिए एटम के अंदर पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ेंगी। कैसे, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जब भी हम न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कराते हैं तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में पेनिट्रेट कौन होता है, क्रिस्टल पेनिट्रेट नहीं होता, ना क्रिस्टल का एटम पेनिट्रेट होता है। पेनिट्रेट कौन होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो पेनिट्रेट होती है। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर को एक्सरे के कंपेयर में अगर न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की बात करूं, तो अगर मैं बताऊं एक्सरे के केस में कौन पेनिट्रेट होता है, तो एक्सरे के केस में भी क्रिस्टल पेनिट्रेट नहीं होता, ना क्रिस्टल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो पेनिट्रेट होता है। पेनिट्रेट कौन होता है, जो एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिटल में, वो पेनिट्रेट होता है। तो वही चीज लिखा है कि एक्सरे के केस में पेनिट्रेट कौन होता है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है। और जब आपका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं दिखाती हूँ, ये आपकी रेडिएशन है सपोज एक्सरे, और एक्सरे से आपने क्या किया, पेनिट्रेशन किया, तो पेनिट्रेट कौन होंगे, ये जो आपके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है ये पेनिट्रेट होंगे। और ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस रे को, जो आपकी इंसिडेंट रे एक्सरे है, इसे एक नया एंगल बनाते हुए बाहर की ओर स्कैटर्ड कर देंगे। तो स्कैटरिंग किसकी वजह से हुई, बिकॉज ऑफ दीज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वही बोल रहा है कि एक्सरे के केस में आपको स्कैटरिंग किसकी वजह से देखने को मिलती है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन आपको न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में स्कैटरिंग किसकी वजह से देखने को मिलेगी, एटमिक न्यूक्लियाई की वजह से। ये चीज मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की। ठीक है, तो एटम स्कैटरिंग नहीं कराता, कौन कराता है, एटम के अंदर के जो आपके सब एटम्स हैं बोल सकते हैं वो स्कैटरिंग कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है एटमिक नंबर पर। क्यों, क्योंकि एटमिक नंबर अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे, और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है एटमिक नंबर पे। लेकिन आपका न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पे। क्योंकि आपका जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है वो किसकी वजह से होने वाला है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस की वजह से। तो आपका जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। ओके, अब क्या बोल रहा है, दिस लेड टू अ ग्रेट एक्यूरेसी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन सैंपल। ओके, तो ये बोल रहा है कि आप अगर न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का यूज करते हैं तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या है, किसी अननोन सैंपल को भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ, क्या है, ग्रेट एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, अब आपको यहाँ पे शो होगा। तो पहली चीज क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द न्यूक्लियस, ये क्या बोल रहा है, द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम इवन आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है आपके जो अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, सारे एटम्स के पास अलग अलग टाइप का न्यूक्लियस होता है। इवन अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है और सपोज कीजिए इस एलिमेंट के 3 आइसोटोप हैं, तो इन तीनों आइसोटोप के पास भी क्या होगा, चाहे इनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन इन तीनों आइसोटोप के पास जो न्यूक्लियस होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सारे आइसोटोप्स के पास और सारे एटम्स के पास अलग अलग टाइप का न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं दे ऑल हैविंग अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के बेसिस पे सबके पास, सारे एटम्स के पास, सारे आइसोटोप्स के पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अब क्या है, तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा है विच मेक अ न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन इज अ ग्रेट टेक्निक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल विच हैविंग द सेम एलिमेंटल कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है, तो ये बोल रहा है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की टेक्निक की हेल्प से किसी एक ऐसे मटेरियल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि जिनका एलिमेंटल कंपोजिशन बिल्कुल सेम हो। मतलब अगर आपको कोई कीजिए, हमने यहाँ पे बोला आपका एक एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप है। ठीक है, अगर आपने कोई इन 3 आइसोटोप को दे दिया जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये 3 आइसोटोप क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प से इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने ये चीज बोली थी कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन जो टेक्निक होती है वो किसके थ्रू स्कैटर्ड होती है, मतलब इसमें आपको जो डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है वो किसकी वजह से होता है, एटमिक न्यूक्लियाई की वजह से। तो यहाँ पे इन तीनों के पास अलग अलग टाइप की न्यूक्लियाई है, तो अलग अलग न्यूक्लियाई होने की वजह से इनके पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो उन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग न्यूक्लियाई के बेसिस पे क्या है, इन तीनों टाइप के आइसोटोप को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके,
सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन क्या है। ओके, लेकिन अगर इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम दूसरी टेक्निक का यूज करते हैं, जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करते हैं, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में जो स्कैटरिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इन तीनों आइसोटोप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो कॉमन होंगे, आइसोटोप की में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कॉमन होते हैं, तो इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन है, तो इनकी जो स्कैटरिंग आएगी वो भी बिल्कुल सेम आएगी। तो सेम स्कैटरिंग आएगी, तो हम यहाँ पर को इन तीनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इस वजह से ये बोला गया है कि आपका जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक है वो एक्सरे के कंपेयर में ज्यादा बढ़िया है। ओके, अगला वही चीज बोला, देखो इन कॉन्ट्रास्ट में आपको एक्सरे की बात की है, एक्सरे आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका नहीं देता है, क्योंकि एक्सरे किस पे डिपेंड करता है? एक्सरे डिफ्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पे। अगर इनके इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो आपको अलग अलग टाइप का डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप इन तीनों को सेपरेट आउट, इन तीनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ऑल्सो इफ अ सैंपल कंटेन अ लाइटर एलिमेंट सच एज अ हाइड्रोजन, इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ईच ऑफ देम जस्ट लाइक अ एक्सरे डिफ्रैक्शन और एनी अदर टेक्निक। ओके, ये क्या बोल रहा है? सपोज कीजिए हमको कोई एक ऐसा सैंपल मिला है जिसमें आपका कोई लाइटर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे हो गया हाइड्रोजन। ओके, तो इन सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर आपके हाइड्रोजन, ये जो आपके लाइटर एलिमेंट है, इनकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, क्या एग्जैक्ट पोजीशन है, इसको भी डिटरमाइन करना आपकी एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक या फिर कोई दूसरी टेक्निक के थ्रू इनको भी इनकी पोजीशन को डिटरमाइन करना, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन को डिटरमाइन करना भी क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है, या फिर आप बोल सकते हैं डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस डिफिकल्टी को भी सॉल्व कौन कर देता है? न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर लिखा है कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन हमको क्या बता देता है? टेल द नंबर ऑफ द लाइटर एलिमेंट एंड देयर एग्जैक्ट पोजीशन इन द सैंपल, और उसका स्ट्रक्चर भी आपको ये बता देगा। यानी कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की हेल्प से क्या, आपके सैंपल में आपके कितने नंबर के लाइटर एलिमेंट, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, वो चीज भी आप न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके एडवांटेजेस हो जाते हैं ओवर एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। इतनी चीज क्लियर है? तो ये अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के। अभी ओके, तो देखो अब आगे क्या है। अब हमने यहाँ पर लिखा है, हमको पता है दो टाइप के डिफ्रैक्शन हमको देखने को मिलता है, दो टाइप के स्कैटरिंग पैटर्न हमको देखने को मिलता है जब भी हम न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कराते हैं। ओके, दो टाइप के, पहला हो गया आपका न्यूक्लियर स्कैटरिंग, दूसरा हो गया आपका मैग्नेटिक स्कैटरिंग। ओके, अब न्यूक्लियर स्कैटरिंग और मैग्नेटिक स्कैटरिंग क्या होती है, वैसे तो हम इसे सेकंड लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इंट्रोड्यूस कुछ ऐसे कि देखो, अगर आपकी जो स्कैटरिंग हुई है वो आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हुई है तो उसे आप बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग। इसका मतलब देखो ना, सिंपली आपको मैं बोलती हूँ, जैसे हम लोग अपना एक क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल मतलब हमने हमारा सैंपल लिया जिसे हमने इन्वेस्टिगेट करना है। ओके, और आपको पता है इस सैंपल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स है, तो मैं कोई एक एटम उठा के यहाँ पर रख लेती हूँ, और हमें पता है यहाँ पे हमें क्या एटम की किससे काम है, हमें एटम के न्यूक्लियस से काम है, एटम की न्यूक्लियाई से काम है, क्योंकि आपका जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई है इसकी वजह से होता है। ओके, अब देखिए आपने क्या किया, सपोज न्यूट्रॉन की बीम आपने यहाँ पर को पास कराई, जैसे ही आप न्यूट्रॉन की बीम अपने क्रिस्टल को पास कराएंगे, अपने क्रिस्टल को न्यूट्रॉन की बीम के थ्रू रेडिएट करेंगे, तो आपके क्रिस्टल में जो एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो इससे क्या होगी? पेनिट्रेट होगी, और पेनिट्रेट करने के बाद इसे क्या, एक बाहर की ओर एक नए एंगल से क्या करेगी? बाहर की ओर स्कैटर्ड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्कैटरिंग हुई है वो किसकी वजह से हुई है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से हुई है। किसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से हुई है? जो आपकी न्यूट्रॉन बीम है, साथ ही साथ जो आपका न्यूक्लियस है, इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से हुई है। तो जब आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से स्कैटरिंग होती है, इसे आप बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग। ओके, अब मैग्नेटिक स्कैटरिंग में क्या होगा? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? देखो, मैग्नेटिक स्कैटरिंग के केस में क्या होता है, आपका जो ये न्यूट्रॉन बीम है ना, आपको पता है आपके न्यूट्रॉन्स के पास क्या होती है? स्पिन होती है, स्पिन होने की वजह से उनके पास क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो सपोज आपके न्यूट्रॉन बीम के पास कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है, और आपके एटम में जो न्यूक्लियाई है इसके पास भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो जब आपका इंटरेक्शन किसका होता है? आपके न्यूट्रॉन और न्यूक्लियाई का नहीं होता, किसका होता है? न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट और न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, उसके बाद इस टाइप के इंटरेक्शन के बाद जो हमको यहाँ पर स्कैटरिंग देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक स्कैटरिंग। मतलब अगर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है न्यूट्रॉन की बीम और न्यूक्लियाई का, तो उसे आप बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग, जहां इंटरेक्शन किसका हो रहा है? न्यूक्लियर का हो रहा है, न्यूक्लियर और न्यूक्लियाई का। ओके, और मैग्नेटिक स्कैटरिंग क्या होगी? जब आपकी स्कैटरिंग तो हुई, बट किसकी वजह से हुई? आपके न्यूट्रॉन जो बीम है उसमें जो न्यूट्रॉन्स है उनके मैग्नेटिक मूवमेंट और न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक मूवमेंट, तो जब मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में इंटरेक्शन होने के बाद स्प्लिटिंग होती है, स्कैटरिंग होती है, उसे आप बोलते हैं मैग्नेटिक स्कैटरिंग। ओके, अभी जस्ट मैंने रफली इंट्रोड्यूस किया, आगे हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। अब देखिए, अब आप आगे आता है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि अब इसका जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन आप जो प्रोसेस देख रहे हैं, ये जो स्कैटरिंग देख रहे हैं, डिफ्रैक्शन देख रहे हैं,
यहाँ पे आपका किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ, किसमें, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला होता है आपका न्यूट्रॉन सोर्स, जहां से आपका न्यूट्रॉन बीम निकलती है। दूसरा होता है आपका मोनोक्रोमेटर, तीसरा होता है आपका डिटेक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन सोर्स, यहाँ से आपके न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। फिर आपके ये कहाँ पास होते हैं, मोनोक्रोमेटर पे पास होते हैं। मोनोक्रोमेटर से ये पास होते हैं मॉनिटर से, मॉनिटर पे, और मॉनिटर पे पास होने के बाद देन ये जाते हैं आपके सैंपल की ओर। सैंपल में जो आपके एटम्स हैं, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको ये पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट करने के बाद जो न्यूक्लियस आपके सैंपल के अंदर प्रेजेंट है वो इससे क्या, एक नए एंगल से, यहाँ पे 2 थीटा एंगल दिखाया हुआ है, 2 थीटा एंगल से क्या, इसे बाहर की ओर डेविएट करती है। डेविएट करती है तो हमारे पास सबसे पहले एनालाइजर है, जो इस यहाँ पे जो आपकी रेज आ रही है, जो यहाँ पर कोई स्कैटरिंग हुई है, ये स्कैटर्ड रेव को क्या है, एनालाइज करती है, एंड देन उसको क्या है, डिटेक्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इसे डिटेक्ट कर पाएंगे तो आप अपने सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन आप यहाँ पर को शो कर सकते हैं। बाकी के यहाँ पर वर्किंग क्या लिखी हुई है, ठीक है, तो वर्किंग में क्या बोल रहा है, यहाँ पर वही चीज जो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा उसी को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये बोल रहा है दिस टेक्निक रिक्वायर है सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहले ये टेक्निक आपको क्या रिक्वायर करती है, सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि सबसे पहले आपके पास न्यूट्रॉन का सोर्स होना चाहिए जहां से आपकी न्यूट्रॉन बीम पास होगी या फिर निकलेगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आपको न्यूट्रॉन सोर्स के फॉर्म में किसको लेना है, न्यूक्लियर रिएक्टर को लेना है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से यूजुअली हमारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, यहाँ पर न्यूट्रॉन सोर्स ले रखा है जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर से आपने न्यूट्रॉन्स की रेस को या फिर बीम्स को यूज किया। ओके, अगला क्या है, एट अ रिसर्च रिएक्टर। आपके रिसर्च रिएक्टर में क्या होना चाहिए, रिसर्च रिएक्टर मतलब न्यूट्रॉन सोर्स के बाद की जो पोर्शन होता है उसे आप बोलते हैं रिसर्च रिएक्टर। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, तो ये बोल रहा है एट अ रिसर्च रिएक्टर अदर कंपोनेंट आपको नीड करते हैं, अदर कंपोनेंट की आपको नीड है। जैसे आपका क्या हो गया, क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर चाहिए। उसके साथ साथ एज वेल एज आपको क्या चाहिए, फिल्टर्स चाहिए। ठीक है, फिल्टर क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो फिल्टर है ना वो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डिजायरेबल न्यूट्रॉन वेवलेंथ को, यानी कि आपकी जो अलग अलग टाइप की न्यूट्रॉन बीम आपकी पास होगी न्यूट्रॉन सोर्स से, तो वो फिल्टर क्या करेंगे, अलग अलग न्यूट्रॉन बीम में से छांटेंगे कि कौन से डिजायरेबल वेवलेंथ की न्यूट्रॉन बीम आपके पास है, और उसी डिजायरेबल वेवलेंथ की न्यूट्रॉन बीम को क्या आगे पास करेंगे, और ये आगे पास होकर आपके सैंपल को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। तो हमको एक फिल्टर भी यहाँ पर को चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ सैंपल की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा सैंपल कैसे होना चाहिए, तो ये बोल रहे जो आपका क्रिस्टल है वो आपका कैसा होना चाहिए, सिंगल क्रिस्टल वर्क आपका उसमें पॉसिबल होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका क्रिस्टल है ना वो आपका क्या होना चाहिए, लार्जर साइज का होना चाहिए। देखो, हम जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते थे या फिर आप बोलो एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पढ़ते थे, तो इन दोनों के केस में हम लोग क्या है, जो अपना जो सैंपल लेते थे, जो क्रिस्टल लेते थे वो छोटे साइज का लेते थे, या फिर आप बोलते थे थिन लेते थे। आपने इलेक्ट्रॉन के केस में भी पढ़ा था, हम लोग थिन क्रिस्टल की बात करते हैं। ठीक है, थिन क्रिस्टल की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है या फिर एक्सरे की बीम होती है वो पूरे सैंपल के अंदर तक या फिर आप बोल सकते हैं बल्क तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिस वजह से हम लोग क्या जो सैंपल लेते थे वो पतला सा सैंपल, छोटा सा सैंपल लेते थे। ओके, लेकिन हमारे क्या है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में आपका जो क्रिस्टल है वो बड़े साइज का क्रिस्टल भी हो सकता है। इसका रीजन इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से इसका होगा ये कि आपका जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है वो एक बड़े क्रिस्टल के अंदर जो बल्क वाला एरिया है उसमें जो एटम्स है उनको भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उनका भी ये डिटर्मिनेशन कर सकता है। ओके, तो ये भी इसका एक एडवांटेज बन जाता है कि बड़े क्रिस्टल को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग मैकेनिज्म हुआ। उसके बाद लास्टली इसके एप्लीकेशन भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, यूज टू लोकेट अ लाइटर एटम्स। तो ये हमने आगे भी डिस्कस किया। हमको पता है जो लाइटर एटम है अगर वो सैंपल के अंदर प्रेजेंट है तो नॉर्मल एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के थ्रू हम लोग को लाइटर एटम की सैंपल में कौन सी पोजीशन है, कौन सी लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के लेकिन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की हेल्प से क्या हम इस लाइटर एटम्स को भी लोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा, सेकंड बोल रहा है यूज ऑफ डिटेक्टिंग आइसोटोप ऑफ अ सेम एटमिक नंबर। तो ये जैसे हमने आगे बोला कि अगर हमारे पास सेम एटमिक नंबर का कोई एलिमेंट है, मतलब कोई एक एलिमेंट है उसमें क्या है आपके अलग अलग आइसोटोप है। अब ये आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन हमने क्या बोला इन सबकी न्यूक्लियाई क्या होगी, डिफरेंट होगी। और जो आपका न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है इसको तो न्यूक्लियाई से मतलब है, तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की हेल्प से हम लोग सेम टाइप के जो एटम्स रहते हैं, सेम टाइप के जो मटेरियल रहते हैं उनको भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है,
ये बोल रहा है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, यानी कि जिसे आप बोलते हैं एनएए। ये एक टाइप की न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसका यूज किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एलिमेंट इन एन वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो ये बोल रहा है अगर आपके पास कोई वास्ट अमाउंट का मटेरियल है, उसके अंदर क्या कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट का क्या कंसंट्रेशन है, अगर आपको उसको डिटरमाइन करना है किसी भी पूरे बल्क में, आपके पास एक वास्ट अमाउंट का मटेरियल है, अलग अलग टाइप के मटेरियल से वो बना हुआ है, तो अगर आप इसमें सारे टाइप के मटेरियल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो अभी भी आप क्या है यहाँ पर को न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का केस ले सकते हैं, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की टेक्निक का यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इस टेक्निक का नाम बोला जाता है एनएए, यानी कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की हेल्प से क्या है हम लोग इस पूरे बल्क में, इस पूरे वास्ट अमाउंट के मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट है उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनका कंसंट्रेशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अगला क्या बोल रहा है, हायर पेनिट्रेशन पावर। यहाँ पर को क्या होता है, आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके पास हायर पेनिट्रेशन पावर होती है। हायर पेनिट्रेशन पावर मतलब कि यहाँ पर को क्या है, अगर हमारा जो सैंपल है वो अगर बड़े साइज का है, बहुत बड़ा लार्जेस्ट साइज का है, तो यहाँ पर को न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की हेल्प से हम बल्क में जो आपके एटम्स प्रेजेंट हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, यानी कि बल्क प्रॉपर्टी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर पेनिट्रेशन पावर हाई है तभी तो वो बल्क तक पास हो रहा है, अगर पेनिट्रेशन पावर कम होगी तो वो सिर्फ सरफेस पे ही जाएगा, बल्क पे नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, हेल्प टू स्टडी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कैसे आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि हमने पहली डेफिनेशन पे भी देखी थी कि हमारा जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है इसकी वजह से हम मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आइडेंटिफाई करता है। तो इसका पता हमको कैसे चलता है, हम कैसे किसी भी एटम में, कोई भी मॉलिक्यूल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है उसको हम कैसे पता करते हैं, बाय मैग्नेटिक स्कैटरिंग। मैग्नेटिक स्कैटरिंग के थ्रू ये चीज पता चलती है, इसको मैं सेकंड लेक्चर पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी जैसे आपने एप्लीकेशन में इतनी चीज लिखनी है कि इसकी हेल्प से, यानी कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प से हम किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये आपने इसमें एप्लीकेशन ऐड करना है। तो अभी हम इंट्रो वाले पोर्शन को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे जिस पे हम पर्टिकुलरली बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बाय अ सॉलिड। ओके, तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।